Hello and good morning, students of class 12th. Today in our business studies class, we are going to continue our chapter number or you can say unit number 5. आज बेटा हम इसके कॉन्सेप्ट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन करेंगे. ओके, ऑर्गेनाइजेशन को बेटा दो तरीके से देखा जाता है, एक तो एज अ प्रोसेस और दूसरा है एज अ स्ट्रक्चर ऑफ रिलेशनशिप. ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पहले हमने बताया था कि ऑर्गेनाइजिंग के अंदर अलग अलग स्ट्रक्चर बनाई जाती है कि किस किस लेवल पे कौन कौन व्यक्ति काम करेगा और क्या क्या उसके काम होंगे. उनके रिलेशनशिप डिटरमिन किया जाता है कि कौन व्यक्ति किसके अंडर काम करेगा, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी, सब चीज़ें किसके अंदर की जाती है, ये ऑर्गेनाइजिंग के अंदर की जाती हैं. ऑलराइट, तो बेटा ऑर्गेनाइजिंग को दो तरीके से देखा गया है. फर्स्ट ऑफ ऑल एज अ प्रोसेस. ऑर्गेनाइजिंग को प्रोसेस के तौर पे कैसे देखा गया है, इसमें कहा गया है बेटा कि ऑर्गेनाइजिंग जो है वो एक अकेला फंक्शन नहीं है, कि सिर्फ एक अकेली चीज़ नहीं है कि हाँ एक बार कर दिया तो हो गया. ये एक प्रोसेस है, इसको स्टेप बाय स्टेप करना पड़ता है, लगातार करना पड़ता है. पहले एक स्टेप किया, फिर दूसरा किया, फिर तीसरा किया, फिर चौथा किया, मतलब स्टेप बाय स्टेप ये एक प्रॉपर प्रोसेस है. ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस कैसी है, इसके अंदर गेटिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट ऑब्जेक्टिव्स. पहले क्या है, हमें ऑब्जेक्टिव के बारे में, मेन जो ऑब्जेक्टिव है हमारी ऑर्गेनाइजेशन का, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन प्राप्त करनी होती है. दूसरा, डिसाइडिंग वेरियस एक्टिविटीज़. अब उस ऑब्जेक्टिव को पाने के लिए, टू गेट दैट ऑब्जेक्टिव वी हैव टू डिसाइड वेरियस एक्टिविटीज़ एंड आफ्टर दैट डिसाइडिंग द वेरियस एक्टिविटीज़ वी विल ग्रुप दैम. ग्रुपिंग दैम मतलब एक ही नेचर की एक्टिविटीज़ को हम एक ग्रुप में डाल देंगे. ठीक है. अब इम्पोर्टेंट एक्टिविटीज़ को डिटरमिन करना, उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उनकी बताना कि आपकी अथॉरिटी क्या है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है. उसके बाद ऑर्गेनाइजिंग में मतलब इसी तरीके से काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ होती रहती हैं. सो ऑर्गेनाइजिंग जो है इसके अकॉर्डिंग, एज अ प्रोसेस के अकॉर्डिंग, इट इज़ अ रिलेटेड टू मैन. और मैन क्या है, उसका नेचर चेंज होता रहता है अकॉर्डिंग टू चेंजेस. ठीक है, एनवायरनमेंट में चेंजेस होते हैं, इंटरनल में चेंजेस होते हैं, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में चेंजेस होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग भी हमारी ऑर्गेनाइजिंग में चेंज होता रहता है. तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारी ऑर्गेनाइजिंग है दैट इज़ अ डायनेमिक प्रोसेस. ठीक है, डायनेमिक एलिमेंट है ये अकॉर्डिंग टू द चेंज हमें चेंज करनी पड़ती रहती है. ठीक है. ऑर्गेनाइजिंग एज अ स्ट्रक्चर ऑफ रिलेशनशिप. देखिए ऑर्गेनाइजिंग के एज अ स्ट्रक्चर ऑफ रिलेशनशिप में क्या आएगा, ऑर्गेनाइजिंग के अंदर हम म्यूचुअल रिलेशनशिप बनाते हैं. म्यूचुअल रिलेशनशिप भी मतलब हम एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में, मतलब आपका सबऑर्डिनेट कौन होगा और आपका सुपीरियर कौन होगा, इन पोस्ट को डिफाइन करते हैं. उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होंगी. ठीक है, कौन किसके अंडर काम करेगा, क्या काम करेगा, कौन किसके ऊपर काम करेगा, किससे काम करवाएगा, ये सब चीज़ें हम मतलब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किसका किसके साथ क्या रिलेशन होगा, कौन किसके ऊपर काम करेगा और कौन किसके अंडर काम करेगा, तो वो सब चीज़ें हम ऑर्गेनाइजिंग के अंदर क्या करते हैं, डिटरमिन करते हैं. इसके अंदर पोस्ट को ज़्यादा क्या दिया हुआ है, महत्व दिया हुआ है. तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर तो हमारी ऑर्गेनाइजिंग थी वो डायनामिक थी, यहाँ पर ऑर्गेनाइजिंग है वो परमानेंट नेचर की है, स्टैटिक नेचर की है, वो चेंज नहीं होती. ठीक है. अगर हम इन दोनों में कंपैरिजन करें तो हम कह सकते हैं कि जो ऑर्गेनाइजिंग एज अ प्रोसेस है उसमें किसको ज़्यादा महत्व दिया गया है, ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई है मैन को. बल्कि जहाँ हम बात करें स्ट्रक्चर ऑफ रिलेशनशिप के तौर पर ऑर्गेनाइजिंग की, तो वहाँ पर ज़्यादा महत्व किसको दिया गया है, इम्पोर्टेंस दी गई है पोस्ट्स को. ठीक है. नाउ ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस. ऑर्गेनाइजिंग की प्रोसेस क्या है, आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क. मतलब काम को पहले आइडेंटिफाई करना, हमें काम क्या करना है, फिर उसके बाद जो भी एक्टिविटीज़ हैं उसको डिवाइड कर देना. मतलब अगर मान लीजिए हमारी कोई मोबाइल की कंपनी है, ठीक है, मोबाइल बनाने वाली कंपनी है, तो उसके लिए हमें अलग अलग काम करने पड़ेंगे. जैसे परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, हम हो सकता है मैन्युफैक्चर्ड पार्ट परचेज करें, प्रोडक्शन, स्टॉकिंग ऑफ गुड्स, रिसर्च, एडवर्टीजमेंट,
ठीक है, ये सब क्या है, हमारे अलग अलग फंक्शन हैं। तो अलग अलग एक्टिविटीज़ हमें क्या करनी है और फिर उनको डिवाइड करना, दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ द ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस। नेक्स्ट वन, डिपार्टमेंटलाइजेशन। हमने यहाँ पर एक्टिविटीज़ डिसाइड कर ली, हमें क्या क्या काम करना है, अब उसको डिपार्टमेंट में कन्वर्ट करना है। मीन्स एक ही नेचर की एक्टिविटी को एक ही डिपार्टमेंट के अंदर डालना है। ठीक है, असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज़। असाइनमेंट मीन्स अब हमने डिपार्टमेंट्स भी क्रिएट कर दिए, अब उसके अंदर पोस्ट बनानी है। एक्टिविटीज़ हमें ये तो पता चल गया हमें क्या क्या काम करना है, अब उन काम को करवाने के लिए हमें पोस्ट तो चाहिए, किस व्यक्ति से काम करवाएंगे। तो इसके अंदर हम हर एक इंडिविजुअल की पोस्ट डिसाइड करते हैं और ये डिसाइड करते हैं कि वो इंडिविजुअल क्या काम करेगा। जैसे परचेज मैनेजर है, परचेज मैनेजर किसका काम करेगा, परचेजिंग गुड्स का। सेल्स मैनेजर किसका काम करेगा, सेल्स ऑफ गुड्स का। फाइनेंस मैनेजर किसका काम करेगा, अरेंजिंग द फाइनेंस। ओके, सो दीज आर द असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज़ असाइन करनी है हमें इसमें। नेक्स्ट वन, एस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशंस। मतलब कौन किसको रिपोर्ट करेगा, वो रिलेशन हमें इसमें क्या करना है, डेवलप करना है, बनाना है। मीन्स कौन किसके अंडर काम करेगा और कौन किसका सुपीरियर होगा, ये रिलेशनशिप हम ऑर्गेनाइजिंग के इस लास्ट स्टेप में बनाएंगे। ठीक है, सो दीज आर द स्टेप्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस। ईजी है काफ़ी। फर्स्ट वन, आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। सेकेंड, डिपार्टमेंटलाइजेशन, असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज़। नेक्स्ट वन इज एस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशंस। ऑल राइट, नाउ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन जो है हमारी ये दो तरह से हो सकती है, एक फॉर्मल एक इनफॉर्मल। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कौन सी होती है, देखिए बेटा, जो आर्मी वगैरह की ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं ना, वो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आती हैं। ठीक है, आर्मी में जो मतलब हम काम करते हैं, हमारी कंट्री के जो लोग काम करते हैं, ठीक है, वो क्या हो जाए, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। इसके अंदर जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, अथॉरिटी है, रिलेशनशिप है, म्यूचुअल रिलेशनशिप है एम्प्लॉयज़ के बीच में, ये प्रॉपरली और क्लियरली डिफाइंड होता है। इसमें एक प्रॉपर तरीके से वर्क किया जाता है। ठीक है, और जो एक बार बॉस ने बोल दिया वही सभी एम्प्लॉयज़ को मानना होता है। ठीक है, उसके ऊपर कोई सवाल नहीं उठा सकता, कोई अपने आइडियाज़ नहीं दे सकता, अपने व्यूज़ नहीं दे सकता। ठीक है, मेन फीचर्स ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, इट हैज़ डिफाइंड इंटर रिलेशनशिप। इसके अंदर जो इंटर रिलेशनशिप है वो डिफाइंड होते हैं। डिफाइंड मीन्स सबको पता है कि कौन किसके अंडर काम कर रहा है और कौन किसके ऊपर काम कर रहा है। अथॉरिटी पता है मुझे क्या क्या अधिकार हैं, मेरी क्या क्या जिम्मेदारियां हैं, प्रॉपरली डिफाइंड होते हैं, क्लियरली पता चल जाता है इसमें कि हाँ हमें क्या काम करना है और हमें किसके अंडर काम करना है, किसके रूल्स और रेगुलेशंस और किसके डायरेक्शंस को हमें फॉलो अप करना है। इट इज़ बेस्ड ऑन रूल्स एंड प्रोसीजर्स। ये किस पर बेस्ड होता है, रूल्स और प्रोसीजर्स को। इसके अंदर जो ऑर्गेनाइजेशन है, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस के पहले से ही रूल्स और तरीके बने होते हैं कि काम किस तरीके से करना है, उसी के अकॉर्डिंग काम करना होता है, हम अपने तरीके नहीं लगा सकते इसमें। इट इज़ बेस्ड ऑन डिवीजन ऑफ वर्क, मतलब इसके अंदर जो काम है वो प्रॉपरली डिवाइड किया जाता है डिपार्टमेंट्स में, और हर एक डिपार्टमेंट्स प्रॉपरली क्या किया जाता है, एक दूसरे से कनेक्ट होता है। ठीक है, तो अगर एक भी डिपार्टमेंट में कोई भी कमी हुई तो वो दूसरे डिपार्टमेंट को उसका पता चल जाएगा। इट इज़ डेलिबरेटली क्रिएटेड, ये क्रिएट किया जाता है, अपने आप ऑटोमेटिकली क्रिएट नहीं होता। ठीक है, ये डेलिबरेटली क्रिएट किया जाता है। इट इज़ इम्पर्सनल। इम्पर्सनल मीन्स इसके अंदर जो पर्सनल फीलिंग्स हैं, ठीक है, वो इग्नोर की जाती हैं। अगर किसी को कुछ भी प्रॉब्लम है तो वो उसका पर्सनल मैटर है। ठीक है, काम है तो हमें काम चाहिए, काम से मतलब है और किसी चीज़ से नहीं। और यहाँ पर स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन मेंटेन किया जाता है। इट इज़ मोर स्टेबल, ये ज़्यादा स्टेबल है, ये ज़्यादा टाइम तक क्या रहती है, स्टेबल रहती है। इसमें ज़्यादा टाइम तक क्या कर सकते हैं, हम काम अच्छे तरीके से कर सकते हैं, एफिशिएंसी बढ़ाती है ये। नेक्स्ट वन, एडवांटेजेस ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के फ़ायदे क्या क्या हैं। ईजी टू फिक्स अकाउंटेबिलिटी, देखिए अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी इसमें प्रॉपरली फिक्स होती है। अगर कोई काम ठीक से नहीं होता है तो हम आसानी से, हमें पता है कि क्या किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, तो हम अकाउंटेबिलिटी ईजिली हम फिक्स कर सकते हैं, हम उससे जवाब आसानी से मांग सकते हैं। नो ओवरलैपिंग ऑफ वर्क,
सबको अपना अपना काम दिया गया है, तो इसमें काम दोबारा डबलिंग नहीं होती, ठीक है। यूनिटी ऑफ कमांड पॉसिबल, सबको पता है कि उसके ऊपर कौन काम कर रहा है, तो काफ़ी सारे उनके ऊपर एक ही बॉस रहता है, काफ़ी सारे एम्प्लॉयज़ के ऊपर एक ही बॉस रहता है, तो यूनिटी ऑफ कमांड इसमें इजीली पॉसिबल होता है। इजी टू गेट गोल्स, इसमें गोल्स को प्राप्त करना बहुत इजी रहता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो मटेरियल है और जो ह्यूमन रिसोर्स है वो मैक्सिमम ऑप्टिममली यूज़ किया जाता है, ठीक है। स्टेबिलिटी इन ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन में स्टेबिलिटी होती है। क्यों? सबको पता है कि हमें रूल्स के अकॉर्डिंग ही काम करना है, उससे बाहर जाके हम काम नहीं कर सकते। सबको पता है हमें किसके अंडर काम करना है, किसके डायरेक्शंस को फॉलो करना है, तो इससे स्टेबिलिटी ऑर्गेनाइजेशन में बनी रहती है, ठीक है। लिमिटेशंस क्या है? डिले इन वर्क, कई बार जो स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन होने की वजह से वर्क में डिले हो जाता है। जो इन्फॉर्मेशन जल्दी से जल्दी किसी हमारे ऑथोराइज्ड पर्सन के पास पहुंचनी चाहिए, वो फॉलो अप करते करते कैसे पहुंच जाती है, काफ़ी डिले हो जाती है और उसकी वजह से वर्क भी डिले हो जाता है। लैक ऑफ इनिशिएटिव, इसमें हमें एक तरीका बता दिया कि हमें इसी तरीके से काम करना है और हमारी कोई भी व्यूज़ और आइडियाज़ नहीं लिए जाते, तो इनिशिएटिव इसमें नहीं मिलता, हम कोई नए तरीके से काम नहीं कर पाते, ठीक है। नया हम सोच नहीं सकते किसी भी काम को करने के लिए। मैकेनाइजेशन ऑफ रिलेशंस, इसके अंदर रिलेशनशिप प्रॉपरली डिफाइंड होते हैं, तो इसलिए हम अपनी फीलिंग्स, पर्सनल एक्सपीरियंस टोटली क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ शेयर नहीं कर पाती और इसकी वजह से हमारे जो एक्सपीरियंसेस हैं टोटली एक्सप्लॉइट हो जाते हैं, शोषण होता है उनका। नेक्स्ट वन इज़ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, ये टोटली अपोजिट है ऑफ द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का टोटली अपोजिट है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कौन सी होती है? जो डेलिब्रेटली क्रिएट नहीं की जाती, अपने आप क्रिएट होती हैं और इसके अंदर जो रिलेशनशिप है वो क्लियरली डिफाइन नहीं होते, ठीक है। कोई भी व्यक्ति कहीं भी कैसे भी बात कर सकता है। अब देखिए इसके फीचर्स देखते हैं हम कुछ। बेस्ड ऑन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, ये किस पे बेस्ड होती है? फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन पे बेस्ड होती है। कैसे? देखिए इसके अंदर जो वर्किंग है वो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर ही बेस्ड होती है। इट मीन्स ऑल फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इज एस्टेब्लिश, पहले फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाती है, उसके बाद इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन उसके बाद में क्रिएट की होती है, अपने आप क्रिएट होती है, इसको क्रिएट नहीं किया जाता। फॉर्मल में से ही इनफॉर्मल निकलती है। इट हैज़ नो रिटन रूल्स एंड प्रोसीजर्स, फॉर्मल में रिटन रूल्स एंड प्रोसीजर्स होते हैं, काम करने का तरीका बताया जाता है, लेकिन इसके अंदर कोई रूल्स रिटन में नहीं होते, कोई प्रोसीजर काम करने का तरीका प्रॉपरली नहीं बताया जाता, ठीक है। जो मेंबर्स हैं, जो वर्कर्स हैं, वो अपने तरीके से भी काम कर सकते हैं, उन्हें सिर्फ काम से मतलब है क्या है, किसी भी तरीके से काम करें। इंडिपेंडेंट चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन, इसके अंदर कम्युनिकेशन किसी भी तरीके से हो सकता है, ये नहीं है कि अगर मेरा सुपीरियर है तो मैं सिर्फ उसी से बात कर सकती हूँ, मैं किसी से भी कहीं भी कभी भी बात कर सकती हूँ किसी भी प्रॉब्लम को लेकर। इट इज़ नॉट डेलिबरेटली क्रिएटेड, ये डेलिबरेटली क्रिएट नहीं होता, ये मैंने पहले बताया था, ये ऑटोमेटिकली क्रिएट होता है। इट हैज़ नो प्लेस ऑन ऑर्गेनाइजेशन चार्ट, ये ऑर्गेनाइजेशन चार्ट पे इसके कोई जगह नहीं है। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी ऑर्गेनाइजेशन चार्ट नहीं बनता। इट इज़ पर्सनल, ये पर्सनल होता है, इसमें पर्सनल फीलिंग्स, ठीक है, एक्सपीरियंसेस, इन सबको भी काफ़ी महत्व दिया जाता है। किसी के ऊपर कोई काम ज़बरदस्ती नहीं थोपा जाता, सभी अपनी मर्जी से काम करते हैं। इट लैक्स स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी इसके अंदर बहुत कम होती है, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में ज़्यादा होती है, ये कम स्टेबल होता है, ये मार्केट में ज़्यादा टाइम तक नहीं, लंबे टाइम तक नहीं टिक पाता। एडवांटेजेस क्या है? इफेक्टिव कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन इसमें काफ़ी इफेक्टिव होता है। क्यों? अगर हमें हायर लेवल पे बात करनी है तो हम बहुत ईजिली वहाँ तक जा सकते हैं विदाउट फॉलोइंग, यानी प्रॉपर प्रोसीजर को फॉलो किए बिना हम आसानी से उनसे बात कर सकते हैं। फुलफिल सोशल नीड्स, सोशल नीड्स को फुलफिल करता है। क्यों? इसमें पर्सनल एक्सपीरियंसेस और फीलिंग्स को भी और आइडियाज़ को भी क्या किया जाता है, प्रॉपर इम्पोर्टेंस दी जाती है, ठीक है, इसलिए सोशल नीड्स को ये पूरा करते हैं। फुलफिल ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव बहुत आसानी से पूरा कर सकता है। क्यों? इसके ऊपर किसी भी सबऑर्डिनेट पे, किसी भी वर्कर पे किसी तरह का कोई प्रेशर नहीं होता, और जब प्रेशर के बिना लोग काम करते हैं तो वो उसका जो एफिशिएंसी है वो काफ़ी ज़्यादा
एनहांस होके आती है, तो ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव बहुत ईजीली अचीव हो जाता है। लिमिटेशन ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की लिमिटेशन क्या है? इट क्रिएट्स रूमर्स, इससे काफ़ी रूमर्स भी फैलते हैं। अब देखिए हमें ये नहीं पता कि कौन सी बात किसने कहाँ से कैसे कही, ठीक है, तो इसमें भ्रम की स्थितियाँ काफ़ी ज़्यादा फैल जाती हैं, गलत अफवाह काफ़ी ज़्यादा फैल जाती हैं, रूमर्स फैलते हैं, अफवाह काफ़ी ज़्यादा फैलती हैं। इट रेजिस्ट चेंज, इसमें लगातार चेंज नहीं हो सकता। क्यों? कई बार होता है, ज़्यादातर इस पर स्ट्रेस डाला जाता है कि जो पुराने तरीके हैं उसी पर ही क्या करो, काम करो। क्यों? जल्दी से चेंज, जो माइंड है मैन का वो जल्दी से चेंज नहीं एक्सेप्ट करता। नेक्स्ट है प्रेशर ऑफ ग्रुप नॉर्म्स, हमें ग्रुप के अंदर काम करना होता है और ग्रुप में जो भी चीज़ें आती हैं, ठीक है, जो भी रूल्स रेगुलेशन फॉलो किए जाते हैं हमें उसी को फॉलो करना पड़ता है, उसका हम पर प्रेशर होता है। तो हम अनजाने में ही सही लेकिन बेमन से कई बार हम प्रेशर में काम करते हैं और जिसका हमारे काम पर एडवर्स इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। डिफरेंशिएशन दिया हुआ है बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। देखिए इसमें पहले आपका ये डायग्राम दिया हुआ है। फॉर्मल में क्या होगा, परचेज मैनेजर के अंदर परचेज सुपरिटेंडेंट काम करेगा, ठीक है, प्रोडक्शन मैनेजर के अंदर प्रोडक्शन सुपरिटेंडेंट काम करेगा, फाइनेंस मैनेजर के अंदर फाइनेंस सुपरिटेंडेंट काम करेगा, ठीक है। ये तो हो गई हमारी फॉर्मल। इनफॉर्मल कोई भी किसी से भी बात कर सकता है, ये चाहे प्रोडक्शन मैनेजर से बात कर सकता है, फाइनेंस सुपरिटेंडेंट चाहे जनरल मैनेजर से बात कर सकता है, ये चाहे जनरल मैनेजर से बात कर सकता है, परचेज मैनेजर चाहे फाइनेंस सुपरिटेंडेंट, मतलब कोई भी व्यक्ति किसी से भी कभी भी बात कर सकता है, ठीक है। सो these are the differences of formal organization और informal organization। फर्स्ट है ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट की जाती है इसमें मैनेजमेंट में, ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ अथॉरिटी के अकॉर्डिंग, जिसकी ज़्यादा अधिकार होंगे, ज़्यादा हाई पोस्ट पे होगा उसको अकॉर्डिंगली हाई लेवल पे रखा जाएगा और उसके अकॉर्डिंग नीचे नीचे लेवल पे फिर बाद में व्यक्ति आते रहेंगे। इसको क्रिएट करने का कोई भी डेलिबरेटली तरीका नहीं है, ऑटोमेटिकली क्रिएट होती हैं। ओरिजिन रूल्स और रेगुलेशंस, इट इज़ बेस्ड ऑन द रूल्स एंड रेगुलेशंस। इसमें क्या होता है, इंटर रिलेशनशिप। अथॉरिटी आती है अकॉर्डिंग टू द, ऊपर से नीचे की तरफ जाती है, ठीक है, पोस्ट के अकॉर्डिंग जाती है। इसमें अथॉरिटी जाती है इंडिविजुअल वर्च्यूज़ के अकॉर्डिंग। बिहेवियर इसमें प्री डिटरमाइंड होता है, हमें क्या काम करना है इसमें पहले से बताया होता है, इसके अंदर प्री डिटरमाइंड नहीं होता है। फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन, इसके अंदर स्केलर चेन चलती है, हम किसी भी व्यक्ति से कभी भी बात नहीं कर सकते, ठीक है, हम सिर्फ अपने सुपीरियर से बात कर सकते हैं या फिर जिससे बात करने के लिए हम ऑथराइज हैं, जस्ट उनसे। इसमें कोई भी ऐसे स्केलर चेन नहीं बनी होती, कोई भी व्यक्ति कभी भी कहीं किसी से भी बात कर सकता है। नेचर, ये स्टेबल है, ये अनस्टेबल है, ये टेम्परेरी है। लीडरशिप, हाई रैंक्स की वजह से इसमें मैनेजर्स लीडर्स होते हैं, इसके अंदर लीडर इलेक्ट किए जाते हैं, ठीक है। सो दीज आर द डिफरेंशिएशन बिटवीन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। तो बेटा आपका आज का वर्क यही है, आपको आज ये वाला चैप्टर फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की डिफरेंशिएशन तक, ये यहाँ तक आपको कंप्लीट पढ़कर आना है और इसको अच्छे से नोट्स के तौर पर अपनी फेयर नोटबुक में नोट करना है, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे बेटा, थैंक यू।